तो अब ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश कंपनी आई और ब्रिटिश कंपनी ने रूल करना स्टार्ट किया। नाउ द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। 1651 में हुगली के साइड पे ब्रिटिश कंपनी स्टेबल हुई। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट द टाइम ऑफ फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स वर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड, मतलब इस टाइम पे एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स को यहाँ पे रखा जाने लगा। द कंपनी परस्यूज द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम द सेटल नियर द फैक्ट्री। अब यहाँ पे व्यापारियों को रहने के लिए भी जगह चाहिए थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां पे रहना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को सेटल करना स्टार्ट कर दिया। By 1696 it began building a fort around the settlement, और इसके अराउंड क्या किया गया, एक फोर्ट को बनाया गया। One of this was Kalikata which were later grow into the Kolkata, मतलब ये कोलकाता के रूप में जो बाद में ग्रोन अप हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया, कंपनी ने फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 years later in bribed मुगल ऑफिशियल्स into giving the company जमींदारी, और 2 साल बाद जमींदारी दे दी गई मुगल लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज नोन टुडे। इट ऑल्सो परस्यूड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इश्यू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब इन्होंने क्या करवाया कि औरंगजेब से एक ड्यूटी फ्री करके फरमान निकलवा लिया। जैसे पहले हमने चार्टर पढ़ा था ना, जो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था, तो इन लोगों ने, कंपनी वालों ने क्या वो करवाया, मुगल एम्परर से एक फरमान निकलवा लिया। ये फरमान काहे का था कि जो कंपनी ट्रेड करेगी, ये कंपनी इसमें कोई भी टैक्स पे नहीं करेगी। द कंपनी ट्राइड टू कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन ऑफ मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेज औरंगजेब्स फरमान। अब इसने क्या कर दिया, कंपनी ने इसका गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कैसे कर दिया, इसने सिर्फ ग्रांटेड लिया था कंपनी के उसके लिए, कंपनी के बिजनेस के लिए, पर ऑफिशियल जो कंपनी के लोग थे वो लोग प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे। और उसने क्या किया कि इसके आड़ में, मतलब ये फरमान के आड़ में उन लोग अपना प्राइवेट ट्रेड भी ग्रोन अप करने लग गए। तो इससे क्या हो गया कि उस टाइम पे जो बंगाल के लोग थे, बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उनको इसके अगेंस्ट में चले गए। किसके अगेंस्ट में चले गए, कंपनी के अगेंस्ट में चले गए। अब जब वो कंपनी के अगेंस्ट में चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिल रहा था। वो ड्यूटी फ्री का फरमान करवा लिया था उन्होंने औरंगजेब से, तो उसको क्या हुआ कि उनको टैक्स का लॉस होने लगा। सो नाउ हाउ ट्रेड लेड टू बिल्डिंग्स, मतलब अब ये जो ट्रेड था ये कैसे बना, ये ट्रेड बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हुआ। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड द आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद जो नवाब थे बंगाल के, वो इन लोगों से खुश नहीं थे कंपनी से। तो द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time, मतलब ये एक रीजनल पावर लगा दिए। और मुर्शिद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान एंड द सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ द बंगाल, मतलब ये लोग सब एक हो गए और ये इन लोगों के अगेंस्ट में चले गए। ईच वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये सब क्या थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, और इन लोगों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम कंपनी को कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। और उन्होंने क्या किया, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटरीज फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू माइंड कॉइन्स एंड स्टॉप द फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइट। मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया कि कंपनी को कोई भी जो फायदा मिल रहा था, जो प्रॉफिट मिल रहा था, वो सब पे रोक लगाने को बोला, और कंपनी को भी सारे टैक्सेस को पे करने को बोला। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes. तो कंपनी ने भी क्या कर दिया, एक डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिख दिया। किसके लिए लिख दिया, बंगाल के नवाबों के खिलाफ लिख दिया, कि उससे उनका इमेज, मतलब उनकी जो ईगो थी वो बहुत हर्ट हुई कि इन्होंने हमारे खिलाफ कैसे लिख दिया। तो उन्होंने वो मना कर दिया कि हम कोई भी टैक्स को पे नहीं करेंगे। तो जो कंपनी थी उसने डिक्लेयर कर दिया कि दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वे आर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड could flourish only in the duties were removed. It was also convinced
that to expand trade it had unearthed settlements, bury up village and rebuild its forts. The conflicts led confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. और ये क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्लिक्शन आया इसके कारण क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी जो था वो हुआ. तो पपेट, यहाँ पे पपेट की मीनिंग दी है, एक लिटरली छोटा सा टॉय होता है जो कि स्ट्रिंग्स मतलब धागों से बंधा होता है और वो धागों से चलता है. द बैटल ऑफ प्लासी. व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756, मतलब अलवर्दी खान जब मर गया 1756 में, तो सिराजुद्दौला कौन बन गया? नवाब का, बंगाल का नवाब बन गया. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. तो मतलब कंपनी क्या करना चाहती थी? उसको एक पपेट के जैसे रखना चाहती थी, मतलब अपने इशारों में चलने वाली कठपुतली के जैसे. तो ये क्या था कि ये कंसेशन था और वो सो इट ट्राइड थ्रो विदाउट सक्सेस, मतलब इन लोगों ने ट्राई तो किया पर उसमें वो सक्सेस नहीं हुए. टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब. तो सिराजुद्दौला था वो उस टाइम नवाब बन गया और सिराजुद्दौला बिल्कुल भी कंपनी को और ब्रिटिश शासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of the Dominion, stop fortification and the pay of revenues. After negotiations and failed, the Nawab merchants with 30,000 soldiers to the English factory of Qasim Bazar captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. अब ये क्या किया इसने? आफ्टर निगोटिएशन, मतलब ये जब निगोटिएशन इसका फेल हो गया ना, तब नवाब ने क्या किया? 30,000 सोल्जर्स को लेकर इंग्लिश फैक्ट्री की तरफ गया जो कि कासिम बाजार की तरफ थी. उसने पूरे कंपनी को ऑफिशियली लॉक्ड करवा दिया, वेयर हाउस को लॉक करवा दिया और डिसआर्म कर दिया इंग्लिशमैन और ब्लॉकेड, मतलब जो भी इंग्लिश शिप्स थे उन सबको क्या कर दिया? अपने कंपनी के फोर्ट के अंडर में ले लिया. ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल द मद्रास सेंड टू फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव. मतलब ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसके अंडर में एक, जैसे इनको कंपनी को न्यूज पता चलती है ये वाली कि कलकत्ता में उनका जो कंपनी है वो गिर गया है, तो वो क्या करती है? तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को न्यूज भेजती है. और नवाब फॉलोड फाइनली इन 1757. रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी, मतलब प्लासी में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट फिर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या करता है? बैटल करता है. और ये वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज द फोर्सेस लेड बाय मीर जफर. इसमें जो सिराजुद्दौला रहते हैं वो नवाब हार जाते हैं. उसका रीजन मेन क्या रहता है? क्योंकि जो मीर जफर रहता है वो क्या करते रहता है? फोर्सेस को वो करते रहता है, अपने अंडर में रखा रहता है. तो इसके कारण कंपनी जो नवाब रहते हैं वो हार जाते हैं. वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स, जो मीर जफर था वो सिराजुद्दौला का ही कमांडर था, नेवर फॉट द बैटल. क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब. इसने क्या कर दिया रहता है? मीर जफर को प्रॉमिस कर दिया रहता है कि तुम यदि ये हार जाएंगे ये वाले बैटल को तो मैं तुमको यहाँ का नवाब बना दूंगा. तो ये इस लालच में ये क्या करता है? मीर जफर इसके अगेंस्ट में चले जाता है. किसके अगेंस्ट में? सिराजुद्दौला के. तो आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वॉन इन इंडिया. बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो बहुत ही विक्ट्री, जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी इसलिए भी फेमस हुई क्योंकि ये फर्स्ट बैटल हुआ था जो इंडियन नवाबों के बीच और इसके बीच में हुआ था, कंपनी के बीच में, और ये कंपनी ने जीत लिया था. तो ये बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हमेशा कई बार ये पूछता भी है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था. ठीक है, तो आप लोग ये बता भी सकते हो कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कब हुआ था? 3 जून 1757 में हुआ था. ठीक है, तो ये देखो द प्रॉमिस ऑफ रिचेस. अब ये जो सोर्सेज 1 है, द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्चेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी
were viewed with distrust or doubt in England after the Battle of Plassey. Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of state to the English monarch, on 7 January 1759 from Calcutta. But so large sovereignty may possibly be an object too extensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. मतलब ये promises of riches आया था, जिसका मीनिंग क्या था कि इसका मीनिंग ये था कि ये किसने लिखा था? रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा था। किसको लिखा था? विलियम पिट को। ठीक है, तो इसमें ये जो एक तो इसका हेडिंग पड़ा हुआ है द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, इसका मतलब था धन का वादा। तो इसमें ये बोला गया व्यापारी की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, मतलब जो व्यापार बिजनेसमैन लोग सोच रहे थे उसके बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में जो अविश्वास और जो डाउट करके देखा था, तो उसके बारे में रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम्स को लिखा था कि इतनी बड़ी जो संप्रभुता, मतलब जो किंगडम था, उसके बावजूद एक ही वस्तु हो सकती है, एक ही चीज हो सकती है कि एक व्यापारी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा रूप से क्या करे, लोगों की चापलूसी करे या लोगों की बटरिंग करे, और कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन अमीरों का जो पूर्ण अधिकार है वो हमको ख़त्म करना होगा। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जस्टिफाई करें, और जो आपकी एनुअल इनकम है वो 2 मिलियन स्टर्लिंग के साथ, मतलब इसमें इन्होंने इसको एक तरीके से बोला जाए तो लालच दिया है, ऑफर किया है कि 3 प्रांतों पर मैं आपको इसमें आपको हक दिलाऊंगा, और एक वस्तु के योग्य है जनता का ध्यान, मतलब लोगों को क्या करना, पब्लिकली लोगों को भटकाना उसके मूल स्वभाव से। मतलब ये इस टाइम से ही इन लोगों ने क्या कर दिया था, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो थी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो इसके आगे हम चलो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। अब ये जो डिफीट हुआ प्लासी का, तो सिराजुद्दौला क्या हो गए, असेंटेंट हो गए, मतलब हार गए। तो मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली कंपनी को क्या करना था कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोगों को उनके ध्यान से भटकाना चालू किया। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, मतलब इसमें मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ट्रेड को बढ़ाना, फैलाना। इफ दिस कुड बी डन विदाउट द कॉन्क्वेस्ट, मतलब ये यदि बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी विवाद के बिना हो जाता लोकल रूलर्स के साथ, तो वो क्या हो जाते कि उनको ग्रैंड प्रिविलेज मिल जाता। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, मतलब उसके बाद उनको टेरिटरी जो राज्य वाले एरिया थे उनको डायरेक्टली टेक ओवर करने की जरूरत नहीं थी। Okay, soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. अब जल्दी ही कंपनी को ये समझ में आ गया कि जो इन्होंने पपेट वाला नवाबों का निकाला है ये गलत था, और कंपनी क्या होती थी कि इससे जैसा भी चाहते थे वो कंपनी के लिए पपेट वाला काम वो लोग नहीं करते थे। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty of their wanted respect from their subject, मतलब इनको भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना जरूरी था। So what could the company do? अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया, तो when मीर जाफर protest, the company deposed him to install मीर कासिम in his place। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने तुरंत उसको क्या कर दिया, डिपोज कर दिया, हटा दिया, और मीर कासिम को उसकी जगह में ला दिया। When मीर कासिम कंप्लेन, जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया तो ही टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर। फिर 1784 में दूसरा वॉर हुआ, कौन सा, 1764 में बक्सर का वॉर हुआ। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज इंस्टॉल्ड। The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars। मतलब कंपनी को तो और पैसे चाहिए थे,
इन वॉर्स को बनाने के लिए। तो मील का इसने क्या किया कि जब मील, अब ये इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी वांटेड फाइनेंस एंड मीट द डिमांड्स टू ट्रेड इट्स अदर एक्सपेंसेस, इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, मतलब इनको और टेरिटरीज चाहिए थे, मतलब और राज्य चाहिए थे और रेवेन्यू चाहिए था, क्योंकि कंपनी अब क्या कर रही थी, धीरे धीरे अपना आधिपत्य बना रही थी। ब्रिटिश कंपनी इंडिया में अपना धीरे धीरे क्या करने लगी, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। बाय द टाइम मीर जफर डाइड इन 1765, और इसी बीच क्या हो जाता है, मीर जफर जो रहता है वो 1765 में उसकी डेथ हो जाती है। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, और उसके बाद कंपनी जो रहती है उसकी मूड चेंज हो जाती है। हैविंग फेल्ड टू द वर्क विद पपेट नवाब, अब ये जो जफर रहता है ये तो उनका पूरा पपेट रहता है। तो क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्व्स, तो ये खुद से अब क्या करना चालू कर देते हैं, खुद ही नवाब बनना चालू कर देते हैं। Finally, 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. तो बंगाल का एज अ प्रोविंसेस वो मुगल एम्परर में वो खुद अपने आप को कंपनी क्या करती है, दीवान बना लेती है। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब ये जो दीवानी रहती है इससे क्या होता है कि इसके कारण वो ये बताता है कि इसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा बंगाल के जो एरियाज थे वहां पे अपना क्या करता है, रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, मतलब जो कंपनी ने पहले की प्रॉब्लम फेस करी थी, दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, मतलब पहले की जो परेशानियां फेस कर रही थी कि नवाबों को पपेट बना के रखना पड़ता था, तो वो अब इनकी जरूरत नहीं थी, ये खुद ही दीवानी में आ गए थे। From the early 18th century, its trade with India is expanded, but it had imported from Britain. ये ब्रिटेन से बहुत ही important हो जाता है, और this was because at this time ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। अब इस टाइम पे क्या होता है कि इंडिया के पास सेलिंग के लिए कोई भी गुड्स नहीं होता है। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब जो आउटफ्लो आता है ब्रिटेन से गोल्ड का वो क्या हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद कम हो जाता है, एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द असम्पशन ऑफ दीवानी। और दीवानी के बाद तो ये पूरा ही असम्पशन चला जाता है, मतलब इनको अब ब्रिटेन से कुछ भी नहीं मिलता रहता है। अब ये लोगों को क्या करना था, इंडिया से ही जो भी अपना लेना था वो सब फिर इंडिया से ही लेना था। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी। अब इंडिया की जो ब्रिटेन वो कंपनी थी उसको फाइनेंस कौन कर रहा था, रेवेन्यू कर रहा था। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। तो कंपनी का फोर्ट और कलकत्ता का बिल्डिंग का ऑफिस ये सब कहाँ से हो रहा था, इस रेवेन्यू से ही चल रहा था। तो स्टूडेंट्स आज का मैं इतना ही रखती हूँ पार्ट। आई विल कंटिन्यू this chapter in next video also. So enjoy your online classes. Have a beautiful day.